हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के 6 क्लास को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 126 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैं 1 से 125 तक क्वेश्चन करा दिया हूं। चलिए और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ। देखिए, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। टोटल 8 मॉक टेस्ट है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम बेस पे जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने मार्क का पूछा जाता है वैसे एकदम मॉक टेस्ट बनाया गया है, सिर्फ 99 रुपये में। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए 126 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज ए डेली डायरी। आप किन स्थितियों में विद्यार्थियों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे। ठीक है, दैनिक डायरी का मतलब क्या है कि यानी कि रोज़ की क्रियाकलाप जो कर रहे हैं वो डायरी में नोट करें। किस कारण से आप बोलेंगे। पहला यहाँ पे दिया है, डे टू डे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। दिन प्रतिदिन सिद्धांत और व्यवहारिक गतिविधियाँ को उपयोग के लिए आप डायरी मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। या रिकॉर्ड मार्क्स ऑब्टेन इन द यूनिट टेस्ट, यानी कि यूनिट टेस्ट में प्राप्त रिकॉर्ड अंक करने में, या एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं उनको अंकित करने के लिए, या समरी ऑफ बुक के लिए आप डायरी यूज करने के लिए बोलेंगे। तो देखिए, डायरी में क्या मेंटेन किया जाता है। डायरी में आप दिन प्रतिदिन सिद्धांत व्यवहारिक गतियाँ क्या कर रहे हैं वो मेंटेन करने के लिए लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। कोर्स फीडबैक के अंत का क्या महत्व है, यानी कि कोर्स जब ख़त्म हो जाती है तो उसका फीडबैक क्यों लिया जाता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। ठीक है, तो क्या होता है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद फीडबैक जो लिया जाता है, तो देखिए जो कोर्स का फीडबैक है वो किस लिए लिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डिटरमाइन इफ़ स्टूडेंट आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ़ लर्निंग इन्वायरमेंट एंड टीचर वेयर कंडक्ट। दिया है कि निर्धारित करें कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है और जांचें कि सीखने का माहौल और शिक्षा अनुकूल थे या नहीं। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक किसी चीज़ का क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाया, तो ऑनलाइन चीज़ मंगाने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आप यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा है कि नहीं। ठीक है, वो चीज़ पता चलता है। दूसरा यहाँ पे दिया है टू रिकॉर्ड अटेंडेंस, यानी कि फीडबैक से हाजिरी का दर्ज करने का पता चलता है। या टू एसेस परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए फीडबैक। या टू चेक इफ सिलेबस इज अप्रोप्रिएट, जांचने के लिए कि पाठ्यक्रम उपयुक्त है या नहीं। तो देखिए कोर्स की फीडबैक के अंत में जो लिया जाता है ना, एंड ऑफ कोर्स फीडबैक, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि निर्धारित किया जाता है इसमें कि छात्र जो है प्रशिक्षण से संतुष्ट है और जांचने के लिए कि सीखने का माहौल शिक्षक के अनुकूल थे या नहीं, इसके चेक करने के लिए फीडबैक ली जाती है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट में देखिए हम लोग पीओटी पढ़ रहे हैं CITS के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका फीडबैक यहाँ पे ये होगा। बाकी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं उसकी फीडबैक अलग होती है। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल मंगाया, कोई रेडमी का मोबाइल मंगाया, एप्पल का मोबाइल मंगाया, कैसा चल रहा है, उसका कैमरे की क्वालिटी कैसा है, उसका रैम कैसा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर। दिया है, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास इज बीइंग थॉट इन ए लेक्चर मोड एंड देयर इज ए इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपेक्टेड। कौन सी कक्षाएं व्यवस्था सबसे प्रभावी है जब कक्षा को व्याख्यान मोड में पढ़ाया जा रहा है और स्वतंत्र कार्य अपेक्षित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सी शेप्ड, राउंड टेबल, सर्कल घेरा और रो एंड कॉलम। देखिए कक्षा में अगर हम लोग स्टूडेंट को बैठाते हैं तो राउंड पे बैठाना अच्छा रहेगा, या सी शेप में बैठाना इस प्रकार अच्छा रहेगा, या सर्कल में बैठाना अच्छा रहेगा, या रो एंड कॉलम में। तो आप देखते होंगे मैक्सिमम रो एंड कॉलम में ही क्लास में बैठाया जाता है। तो इस प्रकार आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हुआ है तो क्या कर दिया जाता है, यहाँ टेबल, यहाँ टेबल, यहाँ टेबल, एक के पीछे एक लगाया जाता है, बीच में आने जाने का जगह रहता है, दोनों तरफ टेबल लगा दिया जाता है। तो कौन सा ये शेप बन रहा है, ये रो एंड कॉलम वाला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 129 नंबर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की जो मैं क्लास करा रहा हूँ ना, इसका PDF आपको प्ले स्टोर से सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग
इस एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ने के बाद ही मॉक टेस्ट लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आस्किंग देम टू टेक टेस्ट, यानी कि उन्हें टेस्ट कराने के लिए कर रहे होते हैं, या इंटरव्यू पेरेंट्स फ्रेंड, यानी माता पिता और दोस्तों को साक्षात्कार के लिए कर रहे होते हैं, या आस्क हिम टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाता है, या आस्क देम अबाउट देयर बिगेस्ट फियर, उनसे उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछना होता है। तो देखिए परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए उससे क्या क्या पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि वो क्या करता है कि माता और पिता और दोस्तों से इंटरव्यू लेता है परामर्शदाता कि उसको व्यक्ति के जानने के लिए। ठीक है, मम्मी पापा से पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, कहाँ तक पढ़ा है, पढ़ने में उसका कैसा माहौल है। फिर फ्रेंड से पूछ सकता है कि उसकी बिहेवियर क्या है, यही सब बातें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर, या गिव द 4 स्टेजेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श प्रक्रिया के 4 चरण बताइए। यहाँ पे 4 चरण दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में, रिलेशन बिल्डिंग, मेकिंग एंड असेसमेंट, इस्टेब्लिशमेंट गोल एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। ठीक है, क्या है? संबंध बनाना, आकलन करना, लक्ष्य निर्धारित करना और कार्य योजना विकसित करना। ऐसे ही ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी से रिलेशन यानी कि संबंध बनाते हैं, फिर उसका आकलन करते हैं, उसको जांचते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए कार्य योजना विकसित कर लग जाते हैं काम में। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 जो काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया है यही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लाभ है? देखिए आप लोग ना पीओटी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पीओटी आप सीआईटीएस में ही पढ़ रहे हैं, और वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, थ्योरी आप तो अपने आईटीआई में भी पढ़ के आए हैं, तो इस वजह से उसमें कम बैक लगता है। सबसे ज़्यादा बैक आपको पीओटी में ही लगता है, तो आप पीओटी की जरूर मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता के लाभ है? उद्यमिता किसे कहते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उद्देश्य उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। दिया इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग ए क्रिएटिव इनटू द मार्केट प्लेस। दिया है कि इसका परिणाम नए संगठनों के निर्माण में होता है, बाजार में रचनात्मक लाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है उद्यमिता के लाभ में कि इट लीड्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प डेवलप द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करता है। या बोथ ऑफ दीज यानी कि इन दोनों, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि जो उद्यमिता होते हैं मुख्य लाभ इसका क्या होगा? इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलता है जो बिजनेसमैन होते हैं। देखिए तो उद्यमिता से क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में विकास होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा गिव्स लोन अप टू सम ऑफ। दे रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो है कितनी मुद्रा राशि ऋण देती है, यानी कि कितना ये उधार देता है? बिटवीन 100 टू 10 लाख, या यानी कि 10,000 से 10 लाख तक, या 50,000 या अप टू 50 लाख। तो देखिए जो मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, इसके द्वारा कितना ऋण मिलता है? तो ये मिलता है 50,000। ठीक है, 50,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ आईसीटी। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के डोमेन के अंतर्गत आता है? आईसीटी के डोमेन के अंतर्गत क्या क्या आता है? रेडियो टीवी, या इंटरनेट मोबाइल, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज।
तो देखिए 133 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ICT डोमेन के अंतर्गत रेडियो एंड टीवी भी आता है और इंटरनेट भी, मोबाइल भी आता है। तो इस प्रकार बोथ यानी कि ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन लर्नर आर वर्चुअल एंड कैन नॉट एक्सेस द ई लर्निंग एट सेम टाइम दे आर सेड टू बी डॉट लर्नर। जब प्रशिक्षार्थी आभासी होता है और एक ही समय में ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उस शिक्षार्थी को क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस एक समय का शिक्षार्थी कहा जाता है, या असिंक्रोनस यानी कि अतुल्यकालिक शिक्षार्थी कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित शिक्षार्थी कहते हैं, या रिमोट यानी कि रिमोट वाली शिक्षार्थी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, असिंक्रोनस यानी कि अतुल्यकालिक। इसमें क्या है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अतुल्यकालिक असिंक्रोनस शिक्षार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेंड NSQF। देखिए इंपॉर्टेंट है, NSQF आपको पता चलना चाहिए कि NSQF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन दिया हुआ है, नेशनल स्टडी कोरम फ्रेमवर्क, ये तो नहीं होगा। न्यू स्टडी क्वालिटी फ्रेमवर्क, ये भी नहीं होगा। न्यू स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये भी नहीं होगा। क्या होगा NSQF का फुल फॉर्म? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल याद रखिए NSQF का मतलब क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बिल्कुल आपको जबान पे स्पष्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज ए मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे मुख्य अंतर पूछा हुआ है वोकेशनल एजुकेशन में और वोकेशनल ट्रेनिंग में, यानी कि अंतर बताना है व्यावसायिक शिक्षा में और व्यावसायिक प्रशिक्षण में मुख्य अंतर। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग इज फोकस ऑन जॉब। जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है वो जॉब के लिए फोकस करता है, रोजगार के लिए फोकस करता है, ठीक है, ओरिएंट स्किल डेवलपमेंट। दूसरा दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग इज फोकस ऑन द थ्योरी एंड साइंस बिहाइंड द ऑक्यूपेशन, यानी कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होती है व्यवसाय के पीछे सिद्धांत और विज्ञान केंद्र पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक जो शिक्षा होती की तुलना में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि अधिक होती है। या चौथा ऑप्शन दिया है वोकेशनल इज ए इम्पार्टेड इन ITI एंड IIT ओनली। दिया है कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग होता है वो ITI और IIT में केवल होता है। तो ऐसा नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं भी दी जा सकती है, जो भी टेक्निकल फील्ड है ना वहाँ दिया जा सकता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो है वोकेशनल जो ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप ITI करते हैं, फिर उसकी मतलब आपको ITI में क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो क्या होता है उसके मतलब कि कंपनी में आप जाके काम कर पाएँ। तो इसलिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो किस पे फोकस करता है? जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट में ये फोकस करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 137 नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट यूज द एडोलसेंट एज टू। छात्र किशोरावस्था का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए? ठीक है, किशोरावस्था का उपयोग किस लिए करते हैं? 137 दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे, एडाप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू द एडल्ट स्टैंडर्ड। जो एडोलसेंट होते हैं, किशोरावस्था होता है, बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुकूल बनाना, समायोजित करना होता है, ठीक है। तो एडोलसेंट का मतलब ही यही होता है। हमें करेक्ट आंसर यही सही लग रहा है, क्योंकि एडोलसेंट का मतलब ही होता है बचपन के व्यवहार से जब वयस्क होने लगते हैं, नौजवान होने लगते हैं, उनको अनुकूल बनाने को ही क्या बोलते हैं? एडोलसेंट, किशोरावस्था बोला जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखा हुआ व्यवहार का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी कि लर्न बिहेवियर पूछ रहा है, यानी कि जिससे सीखा जाता है, ठीक है। किससे इसमें पूछ रहा है कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एग्जाम्पल नहीं है, लर्न बिहेवियर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए नेस्ट बिल्डिंग इन ए बर्ड, देखिए जो बर्ड होती है, चिड़िया होता है, पक्षियों में घोंसला बनाना, ये देखिए हिंदी वाला गलत है। जो नेस्ट बिल्डिंग बर्ड के द्वारा किया जाता है वो क्या है? वो लर्निंग स्किल है उसका,
किसका, लर्निंग व्यवहार है, यानी कि चिड़िया उस व्यवहार को जानती है घोंसला बनाना, तो ये लर्निंग बिहेवियर है। यहाँ पे नॉट एग्जाम्पल पूछ रहा है तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा दिया है स्विमिंग इन ए फिश। अब देखिए स्विमिंग इन फिश यानी कि मछलियों की तरह तैरना भी एक लर्न बिहेवियर है, ठीक है, यानी कि हम सीखते हैं तैरना। तीसरा ऑप्शन दिया है हाइबरनेशन, शीत निद्रा, ये भी एक लर्न बिहेवियर है, सीखते हैं, लेकिन बोल रहा है कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर, यानी कि सीखने वाली व्यवहार नहीं है, तो वो है वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, यानी अच्छा खाना सूंघने पर मुंह में पानी आना, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, लर्न बिहेवियर, ये बिहेवियर नहीं है, ठीक है। हर किसी का ये नहीं आता, कोई नहीं सीखना चाहता कि कोई अच्छी चीज़ देखते उसके मतलब मुंह में पानी आ जाए, जैसे हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं लार आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यही लर्निंग बिहेवियर नहीं है। करेक्ट आंसर 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 139 का, दिया डॉट इज ए प्रिंसिपल लर्निंग विच इंक्रीज द स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ देयर ओन प्रोग्रेस एंड मोटिवेशन देम टू इम्प्रूव कंटिन्यूअस। सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की अपनी प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखिए तो लगातार सुधारने के लिए प्रेरित कौन करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या प्री असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट या नॉर्म रिफॉर्म असेसमेंट। तो 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये लगातार सुधारने के लिए बारे में जागरूकता प्रदान करता है, छात्र की प्रगति के लिए ये प्रदान किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। ये नंबर आपके ITI में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट इंस्ट्रक्टर के द्वारा, स्कूल के द्वारा इसी के लिए दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर, विच ऑफ दिस टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट मापने में योग्य होना चाहिए। लर्निंग गोल क्या होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी सीखने का मकसद जो है वो आपका स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए, या बोथ लर्निंग गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के लक्ष्य और सीखने के उद्देश्य ये दोनों ही मापने योग्य होना चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो 140 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए कोई भी चीज़ आप किस मकसद से सीख रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, कितने दिन में आप सीख जाएंगे, वो विशेषता है, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी सीखने गए, तो गाड़ी सीखने में 10 साल लगा दीजिए, 15 साल लगा दीजिए, 20 साल लगा दीजिए, कोई पता नहीं कि कितने साल में सीखेंगे, तो वो क्या है, विशिष्टता नहीं है वो, ठीक है। यानी कि हमारी जो कोई भी काम करने का कोई भी लक्ष्य जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, और टारगेट होना चाहिए कि हम इतने दिन में ये चीज़ें पा लेंगे, ठीक है। जैसे बहुत से लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, कि जिनका मकसद होता है कि हमें 2 साल में जॉब पा लेना है, किसी का मकसद होता है हम 1 ईयर में जॉब पा लेंगे, और उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। कोई लगे पड़े हैं 10-10 साल पढ़ते ही रहते हैं, जॉब नहीं पा पाते। तो ये है स्पेसिफिक आपका क्या मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 141, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसाइडर वाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस। पाठ्यक्रम विश्लेषण करते समय, यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस की एनालिसिस करते समय निम्नलिखित में से किन कार्यों पर विचार करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम सिलेबस की एनालिसिस करते हैं तो क्या हमें विचार करते हुए सिलेबस की एनालिसिस करनी चाहिए। दे आर कंसाइडरिंग हाउ डू द टॉपिक ऑफ द कोर्स फिट टुगेदर, यह देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट रहते हैं, ठीक है, ऐसे एनालिसिस करते हैं सिलेबस को। या दूसरा दिया है सीकिंग परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल एंड हायर अथॉरिटी, प्राचार्य और उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना, ये पाठ्यक्रम एनालिसिस करते समय करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसाइडरिंग वेदर द टीचर विल बी एबल टू टीच द सिलेबस, दिया हुआ है कि मतलब क्या सिलेबस जो है टीचर सिखाने योग्य होना चाहिए अब पाठ्यक्रम विश्लेषण करते समय। तो ऐसा भी नहीं है, पाठ्यक्रम स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज रखा है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। या तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा या डी। चलिए अभी डी ऑप्शन भी पढ़ना है। दिया है वेदर स्टूडेंट विल बी एबल टू पास आर नॉट,
यानी कि छात्र को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि छात्र पास हो सकेगा या नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जा रहा है। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए ना, जो सिलेबस बनाना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो टीचर पे स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, टीचर पढ़ाने मतलब पढ़ा सके वो तो उसकी नॉलेज के ऊपर है, और स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, उससे कितना सीख पाएँ कि पास होने के लिए बस सिलेबस बनाया जाए, ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यह देखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर दिया है, आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर दी स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिफाइन पंचायत। बताए गए प्रश्न के लेवल की पहचान करें, पंचायत को परिभाषित करें। ये थोड़ा ठीक है गलत है। दिया है आइडेंटिफाई ब्लूम्स लेवल फॉर दी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो ब्लूम्स के लेवल स्तर को बताया था, डिफाइंड पंचायत। यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है ना, स्पेलिंग कुछ इरर लग रहा है, नॉलेज ज्ञान, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन कुछ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि ये ना फिट नहीं बैठ रहा है इसका मीनिंग मुझे, डिफाइंड पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है 143 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग ए लेसन प्लान। पाठ्य योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लाभ हैं। दिया है हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी, प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने के में सहायता करता है लेसन प्लान। या नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की सीखने की शैली को जानने के लिए लेसन प्लान बनाया जाता है। या बोथ हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नो लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि दोनों प्रति गतिविधियों में खर्च किए गए समय की योजना बनाने में मदद करते हैं और छात्र की सीखने की शैली को जानते हैं। या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो 143 का करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें हमें लेसन प्लान से हेल्प मिलता है कि हमें कितने टाइम में कितने एक्टिविटी कितनी चीज़ें स्टूडेंट को सिखा देना है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 144 नंबर, देयर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड आस्क स्टूडेंट टू कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग आर प्रिपेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी विधि छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कही जाती है। लेक्चर, फ्लिप क्लासरूम या ई लर्निंग या केस स्टडी। तो 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, फ्लिप क्लासरूम में, यानी कि बोला जाता है कि निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी विधि छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहा जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाई। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा विकसित किया गया था, डेल, ब्लूम, बेरी या क्रिक पैट्रिक के द्वारा। तो कोन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो था वो डेवलप किया गया था डेल के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146, दिया है इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। एक कार रिपेयर वर्कशॉप में निम्नलिखित में से कौन सी कार्य के प्रवाह को परिभाषित करेगा। दिया है जॉब शीट, इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट या डेली डायरी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑपरेशन शीट, जो कि कार रिपेयर वर्कशॉप में कार्य की प्रवाह को परिभाषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है प्री एंड पोस्ट जॉब चेक शीट कैन बी यूज्ड। प्री और पोस्ट जॉब के शीट का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गेट स्टार्टेड इन द डे ऑफ एसेस क्वालिटी ऑफ वर्क डन। दिन भर में प्रारंभ करें और किए गए कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या दूसरा ऑप्शन दिया है, मेजर टाइम स्पेंड टू एट ईच टास्क। प्रत्येक कार्य में बिताए गए समय को मापने के लिए जॉब चेक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। या कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेबर, श्रम की लागत की गणना करने के लिए। या असाइन वर्क टू टीम वर्क, टीम को कार्य जो सौंपा गया है उसको एनालिसिस मतलब करने के लिए प्री एंड पोस्ट जॉब चेक शीट दिया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है 147 का वो है ए, यानी कि दिन भर में प्रारंभ किए गए कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए क्या किया जाता है, प्री एंड पोस्ट जॉब चेक शीट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 148, दिया है ए गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होनी चाहिए। दिया है 3 to 5 ऑप्शन, इज ए रिस्पॉन्सिबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्शन।
दिया है 3 से 5 विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे ध्यान भंग करने वाले होने चाहिए, ठीक है। या दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कन्फ्यूजिंग लर्नर यानी कि जो सीखने वाले हों उसको भ्रमित कर दे। या दिया है तीसरा ऑप्शन एट इवेलुएशन लेवल ब्लूम्स टेक्सोनोमी, मूल्यांकन स्तर जो ब्लूम ने दिया था। या दिया है चौथा ऑप्शन यहाँ पे टेस्ट मल्टीपल कंसेप्ट, यानी कई अवधारणाओं को परीक्षण करने के लिए मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होता है वो है ए, यानी कि 3 से 5 ऑप्शन होते हैं और रीजनेबल रेंज होता है, यानी कि कोई ना कोई कारण से वो संबंधित होता है, ऑप्शन वो सही होता है। और गुड डिस्ट्रैक्टर होता है, यानी कि वो देखिए आप कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए ना तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन जैसे मैथ में ही पॉइंट की वजह से इधर उधर कर देता है तो आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो मल्टीपल चॉइस होता है 3 से 5 ऑप्शन होते हैं और वो ध्यान भंग करने वाले होते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 149 दिया अकॉर्डिंग टू क्रिकपैट्रिक थीम्स क्रिकपैट्रिक देयर आर 4 लेवल ऑफ इवेल्युएशन। क्रिकपैट्रिक के अनुसार 4 जो है इवेल्युएशन के लेवल होते हैं, ठीक है, मूल्यांकन के 4 स्तर होते हैं, दिया हुआ है। अब दिस डॉट 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 फोकस ऑन नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड चेंज, यानी कि 4 में से 3 तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस ऑन नॉलेज यानी कि ज्ञान, ठीक है, स्किल्स और तीसरा एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है। चौथा क्या हो सकता है क्रिकपैट्रिक के अनुसार, रिएक्शन, लर्निंग या बिहेवियर या रिजल्ट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है 149 का वो है बी, यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना। देखिए क्रिकपैट्रिक के अनुसार 4 जो लेवल है मूल्यांकन के वो है लर्निंग, फोकस ऑन नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये 4 जो है क्रिकपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 150 और ये इस क्लास का 150 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है ऑब्जेक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, इट अफेक्ट बोथ वैलिडिटी एंड डॉट 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 ऑफ टेस्ट स्कोर। उद्देश्य एक अच्छे परीक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह परीक्षण के स्कोर की वैधता और क्या दोनों को प्रभावित करता है। ये मोटिवेट करता है या स्ट्रक्चर यानी कि संरचना रूप में होता है, या रोबस्टेंस होता है, मजबूत होता है, या रियलिबिलिटी होती है यानी कि विश्वसनीयता होता है। तो 150 का जो करेक्ट आंसर होता है वो है जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, उद्देश्य एक अच्छे परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो क्या हो, विश्वसनीय हो। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 150 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। पीडीएफ के लिए आप प्ले स्टोर से सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर मॉक टेस्ट लगाइए, पीडीएफ फ्री में है, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। पीडीएफ आप पढ़िए अभी से। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जुलाई मंथ में होकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम होते हैं। इसी के बीच जुलाई महीने में ही CITES की फाइनल एग्जाम होती है, तो आप उससे पहले तैयारी कर लीजिए। और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।